हेलो बच्चों, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी ऑफ गुरुकुल क्लासेस। एंड आप अभी ये वीडियो देख रहे हो गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशन का ये 5वां लेक्चर और थ्योरी लगभग हो गया है समाप्त, लगभग समाप्त हो गया है। थोड़ा बहुत एक दो चीज़ बाकी है, उसको मैं इस लेक्चर में कवर कर दूंगा। और हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे पूरा क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा हुआ है, ठीक है, या पूछ सकता है, तो इसको ध्यान से देखना। और एक चीज़ बता दूं, तुम लोग बहुत कमेंट में बोल रहे थे कि असाइनमेंट कब अपलोड होगा, असाइनमेंट कब अपलोड होगा क्वेश्चन बनाने के लिए। तो असाइनमेंट अपलोड होगा आज, ठीक है। तो कैसे आपको उसको डाउनलोड करना है, तो सीधे आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक जो होगा रिलेशन का असाइनमेंट डाउनलोड करने के लिए लिखा होगा सारा कुछ, उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो उस असाइनमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे और उसको सभी बनाएंगे अपने कॉपी पे, और उसको उसमें जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगा उसको पूछ डालना है, ठीक है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछना, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसमें नंबर आप डाल दोगे कि असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर इतना में प्रॉब्लम है, सिर्फ आप इतना डाल दोगे। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में या मतलब एक स्पेशल वीडियो, मतलब डाउट सॉल्विंग का एक स्पेशल वीडियो बना के उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट लिख रहे हैं कि इस बुक का इतना क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो गाइज हमारे पास अभी कोई बुक नहीं है, ठीक है। और कोई आर.डी. शर्मा या किसी बुक का पूछा है, तो मैं अभी घर पे हूँ, लॉकडाउन चल रहा है, तो बुक हमारे पास है नहीं और ऑनलाइन ये मिल नहीं रहा है। तो आप अगर क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिखने लायक है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन होता है बड़ा होता है, ठीक है, तो वो आप अगर लिख सकते हो तो लिख देना, अब बड़ा हो तो छोड़ देना। बड़ा हो तो किसी वे में आप अगर फोटो उसका भेज पाओ या किसी भी तरीके से भेज पाओ, ठीक है, तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। और नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लो, या नहीं तो अभी मैं जो क्वेश्चन दूंगा, ये क्वेश्चन का जो सीट है इससे काम चला लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, जो बचा हुआ है, जो लेक्चर मतलब जो छोटा मोटा थ्योरी बचा हुआ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। वैसे ये आता नहीं है, बहुत कम आता है, लेकिन जो असाइनमेंट में दूंगा उसमें हो सकता है ये हो, तो इसलिए मैं देख रहा हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहला चीज इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो इनवर्स ऑफ रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है, रिलेशन का इनवर्स मतलब कोई रिलेशन ए से बी में है, तो हम मतलब कोई रिलेशन ए से बी में ऐसे है, ए रिलेटेड टू बी, तो हम लोग इसका उल्टा कर देंगे, मतलब बी से ए में रिलेशन लिख देंगे जिससे बी ए से रिलेट हो जाए, तो उसको बोलेंगे इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, इनवर्स ऑफ रिलेशन होता क्या है, ठीक है, उसके बाद अच्छे से समझेंगे। तो बोलेंगे इफ ए एंड बी, देखो ये पहले वाला ही है, ये हम लोग रिलेशन ऑन सेट ए नहीं है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है, ठीक है। ऑन सेट में भी हो सकता है इनवर्स ऑफ रिलेशन। तो बोलते हैं इफ ए एंड बी बी टू सेट्स एंड आर बी ए रिलेशन from set A to set B, then inverse of relation R is denoted by R इनवर्स। सिंपल ऐसे, R इनवर्स मतलब R के पावर में -1, ठीक है। इसको R के पावर -1 नहीं पढ़ना, इसको बोलेंगे R इनवर्स, ठीक है, ऐसे डिनोट करेंगे। एंड इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट B टू सेट A, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइंड होगा, तो ऐसे डिफाइंड बाय R इनवर्स इक्वल टू, तो बी ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू R। ध्यान से देखना इसका मतलब क्या हुआ, बोल रहे हैं कि ए एंड बी बी टू सेट्स एंड आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। देखो सेट ए से सेट बी में कौन सा रिलेशन है, R। तो बोल रहा है कि द इनवर्स ऑफ रिलेशन आर इज डिनोटेड बाय आर इनवर्स। ये काफी आसान है समझना।
एंड इज रिलेशन फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। देखो आर क्या है, ए से बी में है, तो आर इनवर्स होगा किससे, तो बी से ए में। और डिफाइन कैसे होगा, तो आर इनवर्स को लिखेंगे कैसे, तो उल्टा, बी कॉमा ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी अगर आर में होगा तो आर इनवर्स में लिखेंगे बी ए। इसका मतलब ये हुआ, मेन यही समझना है, यही रिलेशन का मेन डिफिनीशन है। बोला जा रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर होगा तो हमको लिख देना है आर इनवर्स में क्या, बी ए। मतलब बोला जा रहा है आर इनवर्स बराबर बी ए होगा, बी ए होगा। अब बी ए कौन सा एलिमेंट होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, इसके बारे में फिर बोला जा रहा है कि ए बी आर में लाई कर रहा होगा तो हम लोग बी ए को लिखेंगे आर इनवर्स में। ठीक है, डिफिनीशन से ज्यादा क्लियर होगा। मान लो ए है 1 2 3 और सेट बी है ए कॉमा बी, तो हमको ए से बी में रिलेशन लिखना है। तो याद करो ए क्रॉस बी निकालते थे कैसे, तो 1A 1B 2A 2B 3A 3B। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, तो कोई इसका सबसेट ले लेंगे तो वो हो जाएगा रिलेशन आर। इसका कोई भी सबसेट ले लो एक, जैसे ले लो 1A 1B और 2A। ठीक है, 2A ये ले लिए, ये एक सबसेट ले लिए, इसमें से 3 एलिमेंट उठा के रख दिए तो ये हो गया एक रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। इसको क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब आर का इनवर्स लिखना है तो आर इनवर्स को डिनोट करेंगे ऐसे और लिखेंगे कैसे, तो उल्टा कर देंगे सभी एलिमेंट्स को ऐसे। ए 1A है तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा B1 और ये हो जाएगा A2। ठीक है, यही हो जाएगा आर का इनवर्स, इस रिलेशन का इनवर्स। ठीक है, और ये कैसा रिलेशन होगा, तो ये रिलेशन, ये होगा रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। ये आर इनवर्स है और ये किसमें से किसमें है, तो बी से ए में एक रिलेशन है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलो, तो आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन का इनवर्स दे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो हम लोग देखें इनवर्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। अब एक चीज और देखेंगे, कंपोजिट ऑफ रिलेशन। ठीक है, कंपोजिट ऑफ रिलेशन। चलो, कंपोजिट ऑफ रिलेशन क्या होता है, तो देखो आर एक रिलेशन है ए से बी में। ठीक है, आर एक रिलेशन है, इसको ऐसे लिख दो, दोनों जगह एरो अच्छा नहीं लग रहा है। आर एक रिलेशन है किसमें, तो ए से बी में। वैसे ये डिनोट करने का तरीका नहीं है, बट मतलब मान लो कि आर एक लो पूरा ऐसा लिख देता है, R is a relation from A to B। ठीक है, और S भी एक रिलेशन है, कहां से कहां तक, तो B से C में, B to C में S एक रिलेशन है। ठीक है, तो SOR एक रिलेशन होगा, SOR, ओ छोटा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, SOR एक रिलेशन डिफाइंड होता है। ठीक है, SOR, या हम लोग ऐसे लिखेंगे, देन देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन यहाँ पे लिख देते हैं ए रिलेशन देन देयर एग्जिस्ट ए रिलेशन SOR। ठीक है, फ्रॉम A to C। ध्यान देना, आर ए से बी में है और एस जो है वो बी से सी में है। तो ये एक रिलेशन जो होगा SOR वो एग्जिस्ट करेगा ए से सी में, सॉरी ए लिखा गया, ए टू सी। ठीक है, ध्यान से देखना, फंक्शन आप पढ़ोगे तो ये ज़्यादा बेटर क्लियर होगा। ठीक है, बहुत आसान है ये। SOR जो रिलेशन होगा वो ए से सी में होगा। ठीक है, और डिफाइंड कैसे होगा, लिखेंगे डिफाइंड एज SOR इक्वल टू AC such that AB belongs to R and BC belongs to S। देखो नहीं समझ में आया, देखो क्या बोलते हैं, R एक रिलेशन है A से B में और S एक रिलेशन है B से C में। ठीक है,
तो एस ओ आर जो एक रिलेशन होगा वो ए से सी में एक रिलेशन होगा, और डिफाइंड कैसे होगा, तो ए सी, ठीक है, देखो कैसे, ए बी अगर आर में हो, अब बी सी एस में हो, ए से बी पर गया और बी से ये शुरुआत किया और सी पे गया, तो ए से सी में एक रिलेशन होगा, वही होगा ये एस ओ आर। ठीक है, देखो ऐसे समझो, मान लो ये सेट है ए, ये सेट है बी और ये सेट है सी। ठीक है, एक रिलेशन है ये अपना आर ए से बी में, और ये एक रिलेशन है एस बी से सी में। ठीक है, यही लिखे थे हम, कोई इधर उधर नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है कि यहाँ ए से बी में जो रिलेशन है उसमें ए एलिमेंट जुड़ा हुआ है किससे, तो बी से, और बी से सी में जो रिलेशन है, मतलब जो एस रिलेशन है उसमें क्या है, तो बी जुड़ा हुआ है सी से। ठीक है, बी रिलेटेड है किससे, सी से। तो हम ऐसा करते हैं, कंपोजिट का मतलब मिलाना, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो हम लोग ये दोनों को मिला देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, यानी कि मतलब हम लोग डायरेक्ट एक रिलेशन लिखते हैं ए से सी में, डायरेक्ट एक रिलेशन लिखते हैं कहाँ, ए से सी में, जिसको बोलते हैं एस ओ आर। ठीक है, क्या बोलते हैं, एस ओ आर। ठीक है, और ये जो होता है वो डायरेक्टली ए से सी में हो जाएगा, ये डायरेक्टली क्या होगा, इसमें ए डायरेक्टली सी से जुड़ा होगा। ठीक है, देखो क्या बोले, ए एक सेट है, बी एक सेट है, सी एक सेट है, आर रिलेशन है ए से बी में, एस रिलेशन है बी से सी में, और तो अगर ऐसा हो और ए से बी में मान लो हो ये स्मॉल ए बी से जुड़ा है, स्मॉल बी से रिलेटेड है, और एस रिलेशन जो है उसमें स्मॉल बी स्मॉल सी से रिलेटेड है, तो डायरेक्टली ए से सी में एक रिलेशन बनाते हैं, उसी को बोलते हैं एस ओ आर। और इसमें क्या होता है कि डायरेक्टली ए सी से जुड़ जाता है, तो हम लोग बोलते हैं एस ओ आर को कंपोजिट रिलेशन ऑफ आर एंड एस। ठीक है, जैसे देखो और एकदम आसान भाषा में, जैसे मान लो एक ये मशीन है, ये मशीन में मान लो हम डालते हैं गेहूं। ठीक है, गेहूं पूरा हिंदी में लिख देते हैं कि पूरा क्लियर हो जाए। मान लो गेहूं, गेहूं अभी चल रहा है, गेहूं इसमें डालते हैं, और मान लो इसमें से हमको निकलता है आटा। ठीक है, इसमें से क्या निकलता है, आटा। गेहूं डालने आटा निकलता है, मतलब चक्की मशीन है वो जो गांव में होता है। और एक और मशीन है, ठीक है, मान लो ये हमारे पास एक मशीन है यहाँ पे लगा हुआ है, और काफ़ी दूर यहाँ पे इससे दूर जाके एक मशीन है, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग डाल रहे हैं क्या, तो इसमें डाल रहे हैं आटा, और ये हमको बना के दे रहा है मान लो बिस्किट। ठीक है, ये बना के दे रहा है बिस्किट। तो हम क्या किए कि गेहूं डाले तो आटा निकला, और फिर आटे को उठा के ले गए इस मशीन में डाले तो बिस्किट निकला। ठीक है, तो अब माइंड में क्या आया है कि हमको यहाँ से आटा निकाल के ले जाना पड़ रहा है, इसलिए ऐसे करते हैं, एक ऐसा बड़ा सा मशीन बनाते हैं जिसमें दोनों को फिट कर देते हैं। ठीक है, और पहला वाला ये चक्की मशीन है उसको यहाँ रख देते हैं, और आटा से जो बिस्किट बना रहा है उसको यहाँ रख देते हैं, और दोनों को ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसमें गेहूं डालेंगे हम, यहाँ से क्या डालेंगे, गेहूं, तो ये गेहूं से आटा बना के इस मशीन को दे देगा, और ये मशीन जो होगा वो आटा से बना के दे देगा बिस्किट। ठीक है, तो ये जो हुआ वो क्या हुआ, तो ये दोनों मशीन का कंपोजिशन हो गया, ये दोनों मशीन को मिला दिए, तो ये कंपोजिशन डायरेक्ट गेहूं से हमको क्या मिला, बिस्किट मिल गया। अब थोड़ा इसको समझो, ये देखो आर एक रिलेशन है, आर एक मशीन है जिससे हम गेहूं डाल रहे हैं तो आटा निकल रहा है। ठीक है, गेहूं ए डालने पे भी निकल रहा है, ए रिलेटेड है बी से। ठीक है, अब फिर उसके बाद से एक और मशीन है एस, आर एक मशीन है जो कि गेहूं से आटा बना रहा है, और एस एक मशीन है जो कि आटे से बिस्किट बना रहा है। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा हम करें कि गेहूं डालें और बिस्किट निकले। तो इसीलिए हम क्या किए कि दोनों को मिला दिए, मतलब ये जो बीच में हम यहाँ पे गेहूं आटे के उठा के ले जाके इस मशीन में डाल रहे थे, ये स्टेप खत्म कर दिए, ये हटा दिए, डायरेक्ट ए को सी से रिलेट किए।
तो अब इसमें ए डालेंगे तो बी निकल के, बी यहाँ पे क्या हुआ, मतलब आटा क्या हुआ अपने आप, वो दिखा नहीं, वो निकल के चला गया होगा बिस्किट वाले मशीन में और हमको दिखा आउटपुट क्या, बिस्किट। तो यहाँ भी सेम यही हुआ, ए डाले तो ये मशीन मिला दी है, ये मशीन डायरेक्ट ए से अब सी में जा रहा है। तो गेहूं डाले, आटा निकला, आटा दूसरे मशीन को दिया और हमको दिखा डायरेक्ट क्या, बिस्किट। मतलब कि ये तो यही जो मिला दिए, दोनों रिलेशन को मिला दिए, तो इसी दोनों को मिला हुआ रिलेशन को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू रिलेशन। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, तो डायरेक्ट ए डालेंगे, मिलेगा क्या, सी, बीच का बी गया। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि ए अगर बी से रिलेटेड हो और बी सी से रिलेटेड हो तो बी खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट ए को सी से रिलेट कर देते हैं, वही क्या हो जाएगा, एस ओ आर। इसमें ध्यान देना है, एस पहले है आर बाद में है। ठीक है, अगर आर ओ एस पूछे तो कुछ और ही उसका डिफिनीशन होगा। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है, एस पहले, मतलब इधर दूसरा जो फंक्शन होगा वो पहले और पहला जो फंक्शन होगा वो बाद में। एग्जाम्पल तुम लोग को बेटर समझ में आता है ना, तो एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो एक ए है, एक 1 2 3, एक सेट है बी, मान लो ए बी सी, और सेट सी है पी क्यू आर। ठीक है, अब देखो एक आर रिलेशन है ए से बी में, आर कैसा है, तो ए से बी में है, ए से बी में है आर और बी से सी में है क्या, एस। तो आर एक रिलेशन मान लो 1A, कुछ भी मान सकते हो, 1A 1B, और क्या 1A 1B 2B और 3A, मान लो इतना ही, चलो। और एस एक रिलेशन है, एस कैसा रिलेशन है, तो बी से सी में, तो बी से सी में है तो ये बी क्रॉस सी का सबसेट होगा, यानी मान लो एस एक रिलेशन है ए पी, मान लो ए पी। ठीक है, और क्या मान लो, तो और कुछ भी, बी क्यू और सी आर, चलो इतना मान लो। तो अब हमको चाहिए एस ओ आर, देखो दूसरी लास्ट वाला पहले लिखना है, एस ओ आर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, तो डायरेक्टली ए से सी में रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो लिखेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे कैसे, तो 1A है तो ए पे खत्म हो रहा है, तो देखो ए से कोई शुरू हो रहा है, तो ये हो रहा है, तो 1A ए पी, ध्यान से देखना, 1A ए पी, तो 1P डायरेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या होगा 1P। ठीक है, फिर 1A, अब ए से कोई शुरुआत नहीं हो रहा तो अब छोड़ देंगे, फिर 1B बी से कोई शुरुआत हो रहा है तो देखो ये हो रहा है, तो देखो क्या 1B अब फिर BQ, बी किससे है, Q से है, तो डायरेक्ट कर देंगे 1Q, ये हो गया। SOR में ये दूसरा, फिर क्या होगा, तो फिर होगा 2B, अब B से अब फिर कौन हो रहा है, Q, तो BQ, तो क्या लिख देंगे 2Q। फिर आगे 3A और A से शुरू हो रहा है P, तो 3A देखो लिख देते हैं, 3A और A से P, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 3P, ये हो गया। तो ये 4 एलिमेंट होगा SOR में। ठीक है, ये मिटा देते हैं अब, तो SOR ये जो हुआ, ये इसमें 4 एलिमेंट ये आ गया, 1P से रिलेटेड, 1Q से, 2Q से और 3P से। ठीक है, तो ये हो गया, इसको ध्यान देना। आई होप आपको पता चल गया होगा कि क्या होता है कंपोजिट ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अच्छा, यहाँ कोई बोलेगा SOR तो आप लिख दिए, अगर ROS पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे ROS नहीं होगा। ROS होने के लिए देखो क्या है, SOR क्या होता है, SOR के लिए हमको क्या चाहिए था, तो जैसे R एक रिलेशन था A से लेकर B में, और S रिलेशन था किससे, B से C में। ठीक है, तब SOR डिफाइंड होगा। ठीक है, अब देखो ROS कब डिफाइंड होगा, तो पहले एक एस अभी क्या है सो लिख देते हैं, एस अभी क्या है, तो B से C में है, एस क्या है B से C में है, R किस में है, तो R है A से B में। तो देखो हमको ROS यहाँ तभी मिलेगा जब एस, जहाँ से जैसे एस शुरुआत किया B से खत्म हुआ C पे, अब देखो वह जहाँ पे ये खत्म किया वहीं से ये शुरुआत होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कि ROS डिफाइंड होगा। यहाँ पे बोलेंगे, जैसे यहाँ पे ROS लिखने के लिए S जो है वो है B से C में है, और फिर R जो है वो फिर A से B में है। ठीक है, तो जहाँ पे ख़त्म हुआ, जैसे ये क्या था, A से B में था फिर B से C में था,
तो जहाँ पे ख़त्म हुआ वहीं से शुरुआत कर गया, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे ख़त्म हुआ उससे शुरुआत नहीं किया तो बोलेंगे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ पे ROS, यहाँ सिर्फ SOR एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये था कंपोजिट ऑफ रिलेशन। कंपोजिट का मतलब सिंपल होता है मिला देना, तो यहाँ पे हम लोग मिला दिए। नेक्स्ट एक और चीज़ है, वो है हम लोग देख लेते हैं एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ये क्या होता है, इसको भी समझ लेना है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ठीक है, तो देखो इसका नाम जो है, नाम देखकर कोई कंफ्यूज कर जाता है। क्या हुआ ये? गुड पीछे ही जाएगा, चलो चला गया। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, देखो नाम से कोई ये समझ लेता है कि सिमेट्रिक का उल्टा, मतलब ऐसा रिलेशन जो सिमेट्रिक नहीं हो उसको बोलते हैं एंटी सिमेट्रिक, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब जो भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा उस सभी को एंटी सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसका अपना अलग डिफिनीशन होता है। देखो इसको किस रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे, तो हम लोग बोलते हैं लेट ए बी एनी सेट and R be the relation, then and R be the relation on set A is said to be anti-symmetric relation if A related to B and B related to A then A equal to B। ध्यान से देखना इसका मतलब क्या हुआ। बोल रहे हैं कि A B any सेट, ये तो चलो कॉमन चीज है, एंड R be the relation on set A is said to be anti-symmetric relation if A related to B and B related to A। ये दोनों अगर हो जाए तो ये तभी हो जब A B के बराबर हो। ठीक है, देन या देन से अच्छा यहाँ पे इफ बेटर होगा। ठीक है, इफ जो होता है ना IFF, मतलब दोनों तरफ वाला। इफ का मतलब क्या होता है कि इफ एंड ओनली इफ, मतलब ये होगा तो ये होना चाहिए, और A इक्वल टू B हो तो ये होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि A रिलेटेड टू B हो एंड B रिलेटेड टू A हो, तो ये तभी हो पाए जब A B के बराबर हो। यानी जब A B के बराबर हो तो ये दोनों नहीं होना चाहिए, A B से एंड B A से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, A B के बराबर हो तब तो चलो ठीक है, A B के बराबर हो तो उल्टा होगा क्या? उल्टा तो पॉसिबल, मतलब वही होता है, वही चीज़ उल्टा होता है। लेकिन जब A B के बराबर नहीं हो, यहाँ पे और लिख देते हैं डिटेल्स में, इफ़ A नॉट इक्वल टू B, ठीक है, देन मतलब अपने रिलेशन में, मतलब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन तब कहा जाएगा जब A सिर्फ B से रिलेटेड हो या B सिर्फ A से रिलेटेड हो। A B से एंड B A से दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे लिख देते हैं इफ A नॉट इक्वल टू B देन A मे बी रिलेटेड टू A। ठीक है, या और करके लिख देते हैं, और B मे बी रिलेटेड टू A मे बी रिलेटेड टू B, सॉरी B, या और करके लिख देते हैं B मे बी रिलेटेड टू A। ठीक है, बट not both at the same time। एक साथ दोनों नहीं होना चाहिए, A रिलेटेड टू B होना चाहिए या B रिलेटेड टू A होना चाहिए, बट दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। दोनों एक साथ होगा तो बोलेंगे कि वो एंटी सिमेट्रिक नहीं है। कब? जब A नॉट इक्वल टू B हो तो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझा देते हैं। जैसे मान लो सेट A है 1 2 3, तो सबसे पहले तो A क्रॉस A लिखना पड़ेगा, 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है, ये हो गया A क्रॉस A। अब कोई रिलेशन हम लिखते हैं, इसको पहचानना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। तो चलो लिखे 1 2, चलो 1 2 R1 R2 लिख दिए, 1 2 2 1 R3 लिख दिए,
1 1 2 2 2 3, R4 लिख दिए, 1 1 2 2 3 3 2 2 3 और 3 2। चलो ये अब ये चार यहाँ पे दिए हैं रिलेशन, पहचानना है कि ये जो है वो एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो देखो एंटी सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर ए बी के बराबर हो, मतलब ये दोनों एलिमेंट बराबर हो, जैसे ये वाला, तो मतलब ए बी के बराबर हो तो मतलब वो उल्टा क्या होगा, वो तो मान लो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के बराबर हो तो ए बी से रिलेट एंड बी ए से रिलेट दोनों हो सकता है, ठीक है। जब बराबर ही हो, जैसे ये 1 1 के बराबर है तो 1 1 हो सकता है और इसका उल्टा भी हो सकता है, तो क्या दिक्कत है, ये तो है ही, ठीक है। हमको मेन देखना बराबर नहीं के केस में। तो अगर ए बी के बराबर नहीं हो, उस केस में ए बी से रिलेट हो, सिर्फ ए बी से रिलेट हो, इसका उल्टा नहीं हो, तो ठीक है, उसको बोल देंगे एंटी सिमेट्रिक। या बी ए से रिलेट हो, मतलब सिर्फ बी ए से रिलेट हो, उसका उल्टा नहीं हो, तो भी बोल देंगे एंटी सिमेट्रिक। बट दोनों हो जाए, ए रिलेटेड टू बी हो जाए और बी भी ए से रिलेट हो जाए, दोनों एक साथ, तो बोलेंगे वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। जैसे देखो इसमें 1 2 से रिलेट है, 1 2 के बराबर नहीं है, और 1 2 से रिलेट है, अब इसका उल्टा नहीं है, ठीक है, तो बोल देंगे ये एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 के बराबर नहीं है, लेकिन इसमें 1 2 भी है, 2 1 भी है, बोलेंगे ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए ए बी से रिलेट हो एंड बी ए से रिलेट हो, तो उस केस में ए और बी बराबर होना चाहिए। लेकिन देखो यहाँ पे ए बी से रिलेट है, अब बी ए से भी रिलेटेड है, लेकिन दोनों बराबर है क्या, 1 और 2 बराबर होता है, नहीं होता है, तो बोलेंगे कि ये R2 जो होगा वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे देखो 1 1 से रिलेट है, तो 1 1 से रिलेट है, फिर इसका उल्टा बोलोगे तो यही होता है, तो उल्टा यही होता है, तो उल्टा भी है, तो दोनों बराबर भी है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें चेक ही नहीं करना, 1 1 2 2 जो सेम है उसमें तो चेक नहीं करना। 2 3 है, तो 2 3 है, तो देखो 2 3 है तो क्या बोलेंगे, यहाँ 2 3 है और इसका उल्टा अब देखो नहीं है, उल्टा नहीं है, तो ये बोल देंगे ये एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, ये नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक। ये भी क्या होगा, ये एंटी सिमेट्रिक होगा, एंटी सिमेट्रिक ये होगा। ये देखो इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और 2 3 है, 3 2 आ गया। अब देखो ये 2 3 है, 3 2 आ गया, तो उल्टा अवेलेबल है, दोनों बराबर नहीं है, तो ये बोल देंगे नॉट एंटी सिमेट्रिक, नॉट एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो ये ऐसा होगा। अब तुम लोग बोलोगे तो सर आप तो स्टार्टिंग में बोले थे कि जो सिमेट्रिक नहीं होगा, जो सिमेट्रिक नहीं होगा वो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, तो मतलब आप बोले थे स्टार्टिंग में कि ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन ऐसा हो रहा है, ये सिमेट्रिक नहीं है बट तो एंटी सिमेट्रिक होगा। ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक होता है बट तो एंटी सिमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है। ये सिमेट्रिक नहीं होता है तो एंटी सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक है तो नॉट एंटी सिमेट्रिक हुआ। तो आप तो बोले कि ऐसा मानना नहीं है कि जो सिमेट्रिक हो वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, और जो सिमेट्रिक नहीं हो वो एंटी सिमेट्रिक होगा, ठीक है। हम बोले थे हम मना किए थे कि ऐसा नहीं मानना है, और यहाँ तो हो रहा है। तो देखो एक एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ R5 मान लो लिए, ये सिर्फ लिए 1 1, ठीक है, या 1 1 2 2 3 3 भी लग सकता, चलो 2 ही लिए। तो ये देखो ये क्या है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ये। अब पूछे कि एंटी सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ठीक है। तो तुम अगर सिर्फ ये रटे होते कि जो सिमेट्रिक हो रहा है वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा, तो ये रटे होते तो गड़बड़ हो जाता। देखो ये एंटी सिमेट्रिक भी है, 1 1 है, 2 2 है, ठीक है। तो ये क्या बोलेंगे, मतलब कि ये 1 1 है, 2 2 है, मतलब कोई भी इसमें डिफरेंट वाला जो है वो उल्टा में अवेलेबल नहीं है, मतलब डिफरेंट वाला ये जो 2 3 3 2, ठीक है, ये अवेलेबल हो गया, तो हम लोग बोलते हैं नॉट एंटी सिमेट्रिक। बट ऐसा तो कुछ नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी है एंड ऑल्सो एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, ठीक है। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या चाहिए,
तो ए बी से रिलेटेड हो एंड बी सी से रिलेटेड हो तो ए बी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब ए बी के बराबर नहीं हो तो उस केस में ए बी और उसका उल्टा बी ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये हो गया एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देख लेते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इस पे या जो मेन होता है कंसेप्ट उस पे देखते हैं। चलो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ये है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर। रियल नंबर आर देखो ये क्या होता है, बुक में देखोगे तो सो दैट द रिलेशन आर दोनों एक ही जैसा है, बट एक ही जैसा बुक में देखोगे तो नहीं दिखेगा। ये जो रियल नंबर आर होगा वो डार्क रहता है थोड़ा। ठीक है, तो हम 2-3 बार इस पे चला दिए हैं। ठीक है, तो ये गलती से नहीं हुआ, जान के डार्क किए हैं। तो बोल रहा है सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज, ऐसा डिफाइंड है, आर इक्वल टू क्या है, तो ए रिलेटेड टू बी है। कैसे, तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर हो तभी ए बी से रिलेटेड होगा। तो दिखाना है कि ये ना ही रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, हमको ये रिलेशन को दिखाना है कि ये कोई भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से कोई भी रिलेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए कि सारा एलिमेंट खुद के बराबर होना चाहिए। सारा एलिमेंट हो जाना चाहिए अपने आप के, मतलब सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। अब देखो कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड तब होगा जब ए स्क्वायर से छोटा या बराबर हो। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब ए बी से रिलेट तब कर रहा है जब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है। अब बोलेंगे कि कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेट ए से रिलेट कब होगा, जब ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हो, और ये हमेशा होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि क्या ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हमेशा होता है। तो चेक करो, अगर यहाँ पे ए के जगह पे रखते हो मान लो कि 1/2, तो 1/2 रखते हो तो 1/2 और ए स्क्वायर क्या होगा, तो 1/4। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1/2 जो है वो 1/4 से छोटा या बराबर है, तो ये बात गलत है। 1/2 ना ही 1/4 से छोटा होता है ना ही बराबर होता है। ठीक है, तो ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो बोलेंगे ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट ट्रू फॉर ईच या फॉर एवरी रियल नंबर। ठीक है, ये काट दी। तो ये ए लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए ए स्क्वायर से छोटा नहीं होता है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे 2 रखे, तो 2 लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4, ये तो सही हो गया। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो, अगर हमको प्रूफ करना है कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए कि हमको दिखाना पड़ेगा सभी नंबर के लिए वो सेटिस्फाई कर जाए, सभी नंबर के लिए ए से रिलेट हो जाए। लेकिन अगर हमको दिखाना होगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो किसी एक नंबर के लिए दिखा दिए कि देखो एक नंबर के लिए सेटिस्फाई नहीं किया, तो बोल देंगे कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ध्यान से देखना, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट ए का सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अब हम ऐसा दिखा दिए कि देखो ये सारा एलिमेंट खुद से है, लेकिन एक ये जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेटेड नहीं है, तो बस हम इतना मात्र दिखा दिए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होगा, मतलब यस इट इज रिफ्लेक्सिव, देन हमको एक एग्जाम्पल दिखाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमको जब भी प्रूफ करना होगा कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब प्रूफ करो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो उसके लिए एक किसी एग्जाम्पल के लिए ये अपना रिफ्लेक्सिव फेल किया तो बोल देंगे देखो एक के लिए फेल किया तो ये रिफ्लेक्सिव अब नहीं होगा। ठीक है, तो हमको अगर प्रूफ करना हो कि प्रूफ करो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम एक भी कोई नंबर, देखो हाफ जो है, हाफ कोई ए नंबर हाफ है, एक जगह पे हाफ रखे, तो हाफ जो होता है वो हाफ स्क्वायर यानी 1/4 से छोटा या बराबर नहीं होता है, यानी हाफ हाफ से रिलेट नहीं होगा। तो सारा एलिमेंट खुद से रिलेट हो तब रिफ्लेक्सिव। एक भी फेल किया
तो बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हाफ हाफ से रिलेट नहीं है, ठीक है, तो एक फेल कर गया तो बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव होगा ये, ठीक है। काम का बात क्या था, काम का बात यही याद रखना है कि अगर हमको प्रूफ करना है कि प्रूफ करो कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, या प्रूफ करो सिमेट्रिक नहीं है, या प्रूफ करो ट्रांजिटिव नहीं है, तो हम लोग एग्जाम्पल लेके प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। उस केस में हम एक कोई ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसके लिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता हो, या सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ऐसा ही एग्जाम्पल लेंगे जिसके लिए ये सिमेट्रिक नहीं होता हो, या ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना है, मतलब प्रूफ करना है कि ट्रांजिटिव नहीं है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल खोज लेंगे जिसके लिए ये ट्रांजिटिव नहीं होता हो। तो हम लोग गर्व के साथ हम लोग कह सकते हैं एक के लिए नहीं हुआ तो बाकी के लिए, मतलब पूरा ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन हमको प्रूफ करना हो कि ये रिफ्लेक्सिव है तो एग्जाम्पल लेकर काम नहीं चलेगा, ठीक है। या प्रूफ करना है सिमेट्रिक है तो एग्जाम्पल लेकर काम नहीं चलेगा। इसके पहले जितना हम लोग को प्रूफ करना था वो ये प्रूफ करना था कि प्रूफ करो रिफ्लेक्सिव है, प्रूफ करो सिमेट्रिक है, तो वहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल नहीं लिए थे बल्कि रूल से आगे बढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पे ये सब कर सकते हैं, बट यहाँ पे वो ये सब काम एग्जाम्पल लेकर कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं। तो चलो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर से हमेशा छोटा या बराबर नहीं होगा, तो बोलेंगे नॉट ट्रू फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो ये ए हमेशा ए स्क्वायर से छोटा नहीं, मतलब बोलेंगे सो ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर ईच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए के सभी रियल नंबर के लिए ए से रिलेट नहीं होगा, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम के लिए होगा लेकिन बहुत के लिए नहीं होगा, मतलब जितना भी 0 से 1 के बीच में नंबर लोगे उसका स्क्वायर जो होगा वो कमता है, ठीक है। ये बोल रहा है स्क्वायर बड़ा होना चाहिए ए से, तो 0 से 1 के लिए कोई भी रियल नंबर लोगे तो उसका स्क्वायर कमेगा, तो वो अपने आप से रिलेट नहीं हुआ, तो बोल देंगे ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो यहाँ पे ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर इच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो बोल देंगे सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। यहां पे लिखे हैं ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर इच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि किसी भी एलिमेंट के लिए ए से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। देखो बोल रहा है कि ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर इच ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब सभी रियल नंबर के लिए ए से रिलेट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग इसलिए बोलेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। या यहाँ पे बोल सकते हो सो ए नॉट रिलेटेड टू ए फॉर इच के जगह पे सम ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। फॉर सम ए बिलोंग्स टू रियल नंबर, इच भी सही था अगर सही से सोचो तो, ठीक है, नहीं तो दूसरे वे में सोचने लगोगे तो गलत हो जाएगा फिर, तो इसलिए सम कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, फिर आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो फॉर सिमेट्रिक हम लोग देखते हैं, फॉर सिमेट्रिक प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग फिर से मान के चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या था एक बार देख लेते हैं, ए लेस देन इक्वल टू और ऊपर ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलेंगे कि लेट ए रिलेटेड टू बी, तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या चाहिए, हम ए रिलेटेड टू बी लेकर चले, सिमेट्रिक होने के लिए बी रिलेटेड टू ए हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, हमको प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कि बी ए से रिलेट नहीं होगा, ठीक है। ए बी से रिलेटेड हम मान के चले और दिखा देंगे कि बी ए से रिलेट नहीं होगा, किसी एक के लिए भी नहीं होगा दिखा दें तो बोल दिया जाएगा सिमेट्रिक, ये नहीं कहा जाएगा, ठीक है। तो फॉर सिमेट्रिक का चेक करते हैं कि ये होगा कि नहीं। तो मान लिए कि ए रिलेटेड टू बी, तो ए रिलेटेड टू बी माने तो क्या होगा, ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर ये तो डिफिनीशन में ही दिया हुआ था। अब बताओ कि ए अगर बी स्क्वायर से छोटा हो तो क्या बी ए स्क्वायर से छोटा हो सकता है, सोचो। ए अगर बी स्क्वायर से छोटा हो तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि यही होने पे ना हम बोलेंगे बी रिलेटेड टू ए, ठीक है। बी अगर ए स्क्वायर से छोटा होता है तो बोल देंगे बी रिलेटेड टू ए। तो ऐसा देखना है हमेशा होता है कि नहीं, तो हमेशा हमको नहीं देखना, हमको एक नंबर के लिए सोच लेना है।
एक नंबर के लिए फेल कर जाएगा तो बोलेंगे कि ये हमेशा ऐसा नहीं होगा, ये हो तो हमेशा ये नहीं होगा। किसी एक नंबर के लिए भी फेल किया तो वो हमेशा तो नहीं ही कहा जाएगा ना, बोला जाएगा हमेशा नहीं हो रहा है। तो कोई एक नंबर सोचो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो लिख सकते हो आप, कुछ भी लिख सकते हो आप कि 1 लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर। 1 जो होता है वो 5 के स्क्वायर से छोटा या बराबर होगा। 25 होता है तो 25 से छोटा तो होगा ही। अब इसका उल्टा देखो, इसका उल्टा देखो होगा कि नहीं। 5 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा कि नहीं, तो नहीं होगा, ये गड़बड़ है। 1 लेस देन इक्वल टू 5 स्क्वायर होगा, लेकिन 5 लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। तो बोल देंगे कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है, इम्प्लाइज b नॉट लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। सो बोलेंगे b नॉट रिलेटेड टू a, ठीक है, b नॉट रिलेटेड टू a फॉर each ठीक है, b फॉर each a b बिलोंग्स टू r। मतलब हर एक a और b के लिए ये a b से रिलेट हो तो b a से रिलेट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 1 5 से रिलेट है, इस रिलेशन में 1 5 से रिलेट होगा, लेकिन 5 1 से रिलेट नहीं होगा, तो बोल देंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है। बोलेंगे r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांजिटिव के लिए कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं, इसके लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं लेट a रिलेटेड टू b एंड b रिलेटेड टू c। अब देखो a रिलेटेड टू b है, यानी कि a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर होगा, एंड b रिलेटेड टू c है तो b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होगा। तो हमको प्रूफ कर देना है कि a c से रिलेट नहीं है। हमको क्या प्रूफ कर देना है, इधर रफ में लिखना है a नॉट रिलेटेड टू c, यानी प्रूफ कर देना होगा a नॉट लेस देन इक्वल टू c। अब हर एक के लिए नहीं, किसी एक के लिए भी प्रूफ कर दें कि a c से छोटा या बराबर, सॉरी c स्क्वायर a c स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है, ये हम किसी एक के लिए भी प्रूफ कर दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो देखो इसके लिए कोई एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। सोचो b के जगह पे मान लो 5 और c के जगह पे मान लो कुछ भी 3 मान लो। तो देखो यहाँ पे क्या है, a जो है मतलब 24 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये है। एंड ऑल्सो b मतलब 5 लेस देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर है, ठीक है, मतलब a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर एंड b लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर। तो देखना है यहाँ पे जो 24 होगा वो क्या c स्क्वायर से छोटा होगा क्या, मतलब a लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर होगा क्या, तो c स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, तो ये 9 और ये 24 बहुत बड़ा है, बोलेंगे कि नहीं होगा। तो देखो एक एग्जाम्पल के लिए, एक a b c के लिए a b स्क्वायर से छोटा या बराबर है और b c स्क्वायर से छोटा या बराबर है, लेकिन a c स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं है। तो बोलेंगे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे क्या बोलेंगे, a रिलेटेड टू b होगा, b रिलेटेड टू c होगा, लेकिन a c से रिलेट नहीं करेगा। तो बोल देंगे कि एक के लिए भी बराबर नहीं हुआ तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। मतलब यहाँ पे रूल क्या बोलेंगे, इम्प्लाइज आ गए a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर एंड b लेस देन c स्क्वायर, देन a नॉट लेस देन इक्वल टू c स्क्वायर ऑलवेज। मतलब हमेशा a c स्क्वायर से छोटा। तो यहाँ पे हम लोग a हमेशा c स्क्वायर से छोटा या बराबर नहीं होगा, तो बोल देंगे a नॉट रिलेटेड टू c ऑलवेज, और a b से रिलेट है, b c से रिलेट है, तो a c से रिलेट नहीं होगा हमेशा के लिए, ठीक है, कभी कभी हो भी जाएगा लेकिन हमेशा a c से रिलेट नहीं होगा। तो बोलेंगे r इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हमको यही प्रूव करना था कि r रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हम लोग तीनों को अच्छे से प्रूव कर दिए। ये जो है r जो गिवन है वो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है और
ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बोल रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, ये चेक करना हमको। तो ये देखो, ये यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, चलो अब फिर से लिख दिए। चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट बी इक्वल टू ए प्लस वन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं, सिमेट्रिक होगा कि नहीं और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। ठीक है, ये चेक करने के लिए देखो यहाँ पे सेट बहुत बड़ा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 है, सबको पुट कर लो तो आर आ जाएगा सामने निकल के। देखो 1 पुट करोगे ए के जगह पे तो बी का वैल्यू आएगा 2, मतलब 1 रिलेट होगा 2 से। देख रहे हो, 1 2 सेटिस्फाई करेगा इसको, तो 1 रिलेट होगा 2 से। ठीक है, फिर क्या, तो मान लो 2 रखें ए के जगह पे तो 3 आ जाएगा, तो 2 3 हो जाएगा, फिर 3 4 हो जाएगा, फिर 4 5 हो जाएगा, फिर 5 6 हो जाएगा। फिर 6 अब नहीं रखेंगे, 6 रखेंगे तो 6 इसमें 7 है ही नहीं, बी के जगह पे 7 रखना होगा तो 7 इसमें नहीं है। ठीक है, तो 5 6 यहाँ तक ये हो जाएगा, ये आर इक्वल टू ये होगा। अब ये चेक कर लो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, बोलो। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए कि सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो जाए। तो देखो सारा एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 क्या खुद से रिलेट है, 1 1 है, 2 2 है, इसमें नहीं है, तो बोलेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट रिफ्लेक्सिव क्यों, क्योंकि एक भी कोई है ही नहीं, 1 1 2 2 3 3 में से कोई एक भी नहीं है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। फिर सिमेट्रिक की बात करो तो 1 2 है, 2 1 है, खोजो कहीं, तो 2 1 भी नहीं है, तो बोलेंगे या किसी का भी उल्टा नहीं है, तो बोलेंगे इसको नॉट सिमेट्रिक। कुछ बड़ी काम नहीं है, रीजन भी छोटा छोटा लिखते जाना है। रीजन बहुत सारा लिख सकते हो कि 1 2 है और इसका उल्टा 2 1 नहीं है, तो बोलेंगे इसलिए कि ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। फिर देखो यहाँ पे ट्रांजिटिव होगा क्या, तो देखो 1 2 है, 1 रिलेट है 2 से, और फिर 2 रिलेट है 3 से, तो खोजेंगे कि 1 3 से रिलेटेड है क्या, तो नहीं है, इसमें 1 3 नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो बोलेंगे नॉट ट्रांजिटिव। मतलब रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं। रीजन क्या है, तो रीजन खुद से लिख लेना। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है, इसमें कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड नहीं है, तो बोलेंगे रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक के लिए भी रीजन खुद से लिख लेना, क्या लिखोगे, तो लिखेंगे कि सिमेट्रिक के लिए होना चाहिए ए रिलेटेड टू बी देन बी ऑल्सो रिलेटेड टू ए, लेकिन इसमें किसी भी एलिमेंट के लिए जैसे 1 रिलेटेड टू 2 है, पहला का ही बात करें तो उसके लिए 2 1 से रिलेट नहीं है, तो बोल देंगे सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात करें तो बोलेंगे कि 1 2 है, 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक कर लिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गिवन द रिलेशन आर इक्वल टू 1 2, बस एक ही एलिमेंट ऐसे है, 1 रिलेटेड है 2 से, ऑन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3, तो बोल रहा है कि द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स which when added to R make it an equivalence relation is। मतलब R में मिनिमम हम क्या ऑर्डर पेयर ऐड कर दें, इसमें क्या ऑर्डर पेयर हम ला दें, इंक्लूड कर दें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। ठीक है, अभी ये फिलहाल इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, तो इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने के लिए हमको कितना ऑर्डर पेयर और ऐड करना होगा, मिनिमम नंबर। ठीक है, तो देखो R इक्वल टू हम लोग सबसे पहले लिखते हैं क्या गिवन है, तो R इक्वल टू है 1 2, मतलब 1 2 से रिलेट है इसमें, और सेट ए जो गिवन है वो भी लिखते हैं 1 2 3, तो 1 2 3। अब हमको इसमें वैसा ऑर्डर पेयर, मतलब उतना नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर ऐड करना है ताकि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हमको सोचना होगा सिमेट्रिक के लिए, फॉर सिमेट्रिक, सॉरी उससे भी पहले सिमेट्रिक नहीं, फॉर रिफ्लेक्सिव सोचो, फॉर रिफ्लेक्सिव।
रिफ्लेक्सिव के लिए हमको सोचना होगा कि क्या चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चाहिए होता है कि सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो। तो उसके लिए मतलब चाहिए हमको 1 1 होना चाहिए, इसमें 2 2 होना चाहिए और 3 3 होना चाहिए। ये तीनों होता है तो बोलेंगे ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसको रिफ्लेक्सिव करने के लिए ये 3 तो ऐड करना पड़ेगा, तो +3 हो गया। अब सिमेट्रिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर सिमेट्रिक, तो देखो सिमेट्रिक होने के लिए हम लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं लेकिन मिनिमम ऐड करना। तो 1 2 है, इसमें अगर हम 2 1 सिर्फ ऐड कर देते हैं तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये 1 1 2 2 3 3 और उसके बाद ये है, इसमें ये मान लो ऐड कर दिए तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब फिर ये भी ऐड कर दें तो हो जाएगा सिमेट्रिक, मतलब +1। अब फिर रिलेशन जो होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा 1 1 2 2 3 3 और 1 2 तो पहले से था ही। ठीक है, ये ऐड किए हम पहले, ये ऐड देखो दिख रहा है 1 2 पहले से था, फिर ऐड किए सिमेट्रिक होने के लिए क्या, तो 2 1। ठीक है, अब ट्रांजिटिव चेक कर लो। फॉर ट्रांजिटिव के लिए कुछ ऐड करना पड़ेगा या ये ट्रांजिटिव ऑलरेडी है। तो देख लो 1 1 2 2 3 3 के लिए तो चेक ही नहीं करते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 2 है, 1 2 ये 2 पे एंड किया और 2 से ये स्टार्ट किया 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, तो है ही 1 1। फिर देखो 2 1 है और फिर ये 1 2 है, तो 2 2 होना चाहिए, तो ऑलरेडी है 2 2। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव के लिए +0 करना पड़ेगा, मतलब कुछ भी ऐड करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था कि ये क्या इसमें कम से कम मिनिमम कितना ऑर्डर पेयर ऐड करें कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाए। तो कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 3 यहाँ और 1 यहाँ, यहाँ तो 0, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, मतलब कम से कम 4 ऑर्डर पेयर इसमें ऐड करेंगे तब जाके ये ट्रांजिटिव रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्वेश्चन रिलेशन पे। ठीक है, और मैं जो ये गिवन मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आज असाइनमेंट मिला है उसको बनाना है और प्रयास करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को बनाएं। ठीक है, और हो सकता है कि एक तो क्वेश्चन इधर उधर से भी आ जाए, इधर उधर मतलब कि जो मैं पढ़ाया हूँ हो सकता है कि कुछ टर्म ऐसा यूज़ कर दे जो कि नहीं पढ़ाया हूँ इसमें। ठीक है, तो उसको भी देखना और जो प्रॉब्लम होगा वो मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मतलब कमेंट बॉक्स में जाके और जो भी दिक्कत होगा, जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसको पोस्ट कर देना। मैं एक पूरा इसके पहले वाले वीडियो में भी हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चन पूछे होगे उसका जवाब नहीं मिला होगा, तो पूरा एक डाउट सेशन ही रखेंगे, उसमें पूरा जितना भी क्वेश्चन आया होगा पहले भी और जितना भी क्वेश्चन आज आएगा उसको मैं एक बार क्विकली रिकॉल कर दूंगा और पूरा उसको मतलब एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं देख रहा था कि बहुत बार से आ रहा है, ये देखते हैं कमेंट बॉक्स में चलते हैं डायरेक्ट। देखो ये वीडियो था मेरा और ये, ठीक है, ये क्वेश्चन। अच्छा, सबसे पहले ये कोई बबीता कुमारी है, ये क्वेश्चन पूछिए कि एक्सरसाइज 1.1 का 1 का 5। ठीक है, अब ये किस बुक का एक्सरसाइज 1.1 का ये पूरा लिखा ही नहीं गया है, तो इसमें बताना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास कोई क्वेश्चन है तो पूरा बुक के साथ मतलब बुक सबसे अच्छा तो होगा कि क्वेश्चन ही लिख दो। ठीक है, और अगर नहीं लिख पाओ तो मतलब बुक का नाम लिखो, क्वेश्चन, पेज नंबर सब जितना हो सके उतना लिखो ताकि पता चल जाए। और हो सकता है कि बुक हमारे पास वो हो भी नहीं, मैं यहाँ पे ऑनलाइन खोजूंगा, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा तो मैं बता नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो प्रयास करो क्वेश्चन लिख देने का। ठीक है, या नहीं तो मतलब कि फेसबुक पे या अदर कहीं प्लेस पे मेरे फेसबुक आईडी पे या कहीं पे भी जाके भेज दो। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर हो तो भेज देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलो ये एलेक्स राजपूत है, पता नहीं एलेक्स राजपूत, थोड़ा नाम सही रखा करो यार। नाम जो है जैसे एग्जाम आते हो ना, मतलब क्लास करने तो पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म में आते हो, सही से नाम लिखवाते हो। तो ये वाला एलेक्स राजपूत, एलेक्स पता नहीं कौन है, जो भी है चलो नाम थोड़ा सही से, पढ़ाई करने आ रहा तो इस पे सही वाला नाम यूज़ करो, नहीं तो कोई कुछ भी थोर क्या क्या सब नाम यूज़ करता है, अच्छा नाम यूज़ करो। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, वो सब छोड़ो। बोल रहा है कि कैन वी से दैट इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो यूनिवर्सल रिलेशन बिकॉज इक्विवेलेंस रिलेशन is said if it is reflexive, symmetric and transitive, because universal relation is also called all these three relation। चलो ये तो समझ नहीं पाए, ये लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ है। तो मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि कैन वी से इक्विवेलेंस रिलेशन इज ऑल्सो यूनिवर्सल रिलेशन, तो ये नहीं बोलेंगे, ये गलत बात है। इक्विवेलेंस रिलेशन जो भी होगा वो यूनिवर्सल रिलेशन नहीं होगा। एक बार मैं और इसको डिस्कस किया था कि यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, बट इक्विवेलेंस रिलेशन यूनिवर्सल नहीं होगा। चलो बोर्ड पे समझाते हैं इसको। जैसे A इक्वल टू मान लो है 1 2 3, ठीक है। तो A क्रॉस A आप लिखोगे, जो भी लिखोगे बड़ा सा आएगा। अब हम एक रिलेशन लेते हैं R इक्वल टू मान लो ले लिए 1 1 2 2 3 3, ठीक है, सिर्फ इतना ले लिए। तो देखो ये अगर बोले कि चेक करो कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं, तो सबसे पहले चेक करोगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, मतलब सारा एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर चेक करो सिमेट्रिक है कि नहीं, तो सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए कि उसका उल्टा होना चाहिए। तो 1 1 है तो इसका उल्टा तो 1 1 ही होगा, तो ये है ही। 2 2 का उल्टा 2 2 है ही, 3 3 का उल्टा 3 3 है ही, तो ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव भी हुआ, सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव तो 1 1 2 2 3 3 हो तो चेक करते ही नहीं है, ठीक है। या वैसे भी 1 1 है, 1 पे एंड कर रहा है तो 1 से अब कोई भी शुरुआत नहीं कर रहा है। 2 2 है तो 2 पे एंड कर रहा है तो 2 से कोई शुरुआत नहीं कर रहा, 3 से कोई शुरुआत अब नहीं कर रहा है, नया दूसरा ऑर्डर पर, तो हम लोग बोल देंगे सीधे कि ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया एंड ट्रांजिटिव भी हो गया, ठीक है। मतलब ये कैसा रिलेशन है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन है? बिल्कुल नहीं, ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, तो A क्रॉस A ही होता है। A क्रॉस A, चलो मैं लिख देता हूं, A क्रॉस A क्या होगा, तो 1 1 1 2 और 1 3, फिर 2 1 2 2 और 2 3, फिर 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। ये हो गया A क्रॉस A, और इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। R इक्वल टू हम इतना ही ले ले पूरा, ठीक है। ये जो है ना, ये पूरा हम ले लें, तो इसी को बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल रिलेशन। इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। तो R इक्वल टू ये हो गया यूनिवर्सल रिलेशन। अब हम लोग बोल सकते हैं, हम पूछेंगे कि ये इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, तो ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 मतलब रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि 1 1 है, मतलब यही चीज़ यहाँ पे लिखे हैं तो इसी में चेक कर ले रहे हैं। तो ये 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए देखो 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 है, 1 3 है तो इसका उल्टा 3 1 है, 2 3 है तो इसका उल्टा 3 2 है, ठीक है। तो सारा का उल्टा भी अवेलेबल है, मतलब कि ये सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि देखो 1 2 है तो इसमें तो सारा अवेलेबल हो गया, तो सारा अवेलेबल हो गया तो सब कुछ होगा ही। 1 2 है, अब 2 से ये शुरू हो रहा है, तो 1 2 है और फिर 2 1 है, देख रहे हो, 1 2 है फिर 2 1 है, तो 1 1 होना चाहिए, तो 1 1 है ही। फिर 1 2 है और 2 3 है, 1 2 है और फिर 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, तो 1 3 कहीं ना कहीं देखो होगा, ये रहा 1 3,
ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। देखो क्या बता रहे थे, ये R इक्वल टू पूरा A क्रॉस A बड़ा वाला ले लें तो ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाएगा। और ये यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, ठीक है। लेकिन ये बोल देना अच्छा तो ये यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस हो गया, तो क्या इक्विवेलेंस रिलेशन जितना होगा वो यूनिवर्सल होगा क्या? तो ये बात गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, लेकिन देखो ये यूनिवर्सल रिलेशन नहीं है, इसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि इक्विवेलेंस रिलेशन जो है मतलब इक्विवेलेंस एक होता है टाइप, मतलब वो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस हो सकता है, ठीक है। और यूनिवर्सल रिलेशन एक फिक्स रिलेशन का नाम होता है। कैसा रिलेशन? तो जिसमें मतलब A क्रॉस A पूरा ले लिया गया, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन और भी बहुत सारा रिलेशन होता है जो कि इक्विवेलेंस होता है, ठीक है, लेकिन वो बाकी सबको यूनिवर्सल नहीं बोलेंगे। तो यूनिवर्सल एक स्पेशल टाइप है जो कि इक्विवेलेंस होता है, और बाकी इक्विवेलेंस मतलब यूनिवर्सल के अलावा भी बाकी ढेर सारा रिलेशन होता है जो इक्विवेलेंस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि यूनिवर्सल रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, लेकिन लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन जो होगा वो यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। हाँ, एक होगा जो प्रॉपर हो रहा है यूनिवर्सल इक्विवेलेंस, वो फिर से इक्विवेलेंस यूनिवर्सल होगा, लेकिन बाकी जितना भी इक्विवेलेंस रिलेशन है वो यूनिवर्सल नहीं होगा। जैसे बोला जाता है ना कि जैसे मान लो हम बोलें कि इस धरती पे जितने भी डॉक्टर हैं, इस धरती पे जितने भी डॉक्टर हैं वो सब क्या है? आदमी है। आदमी ही डॉक्टर होता है, ठीक है। कोई जानवर मतलब कुत्ता तो डॉक्टर हो नहीं सकता है। तो इस धरती पे जितने भी डॉक्टर हैं वो सारे आदमी हैं। तो अब ऐसा थोड़े तुम बोल सकते हो, इसका उल्टा पॉसिबल थोड़े होगा कि जितने भी इस धरती पे आदमी हैं सभी डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये सही है कि जितने भी डॉक्टर हैं सारे आदमी हैं, ये बात सही है। लेकिन हम बोले कि जितने धरती पे आदमी हैं सारे डॉक्टर हैं, ये गलत है, ठीक है। तो सेम यहाँ पे होता है, जितना भी मतलब यूनिवर्सल रिलेशन जो होगा वो इक्विवेलेंस होगा, लेकिन सारा इक्विवेलेंस रिलेशन यूनिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप बहुत इस पे भाषणबाजी हो गया, तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप जो होमवर्क मिला है उसको बनाना अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे उसका सॉल्यूशन, और जो भी दिक्कत होगा उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। या और भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो उसको पूछ डालना।